सत्संग और प्रवचन सुनते हैं, लेकिन अपने उस ज्ञान की भंडार को अपने जीवन में उतारने का कोशिश नहीं करते। तो यहीं से समाज का क्षरण होता है। जो संस्कृत में श्लोक है कि महाजनो ये गता सपन था, जो महापुरुष है, जो योग्य है, जो विद्वान है, जो पांडित्य जिनमें है, जो ब्राह्मण है, जो वास्तव में ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जन्मना कोई ब्राह्मण नहीं होता। मेरा अपना मानना है, वेद में लिखा हुआ है, मेरा कोई अपना लाइन नहीं है, कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो पठन और पाठन का काम करता हो, जो समाज में नई चेतना जगाने का काम करता हो, और हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसमें बुद्धि है, जिसमें विवेक है, वो ब्राह्मण है। ये एक नई परिभाषा दे रहे हैं और मैं उसका पूर्ण समर्थक हूं। तो मेरा ये मानना है, देखिए ये जो हमारी भारत भूमि है, ये विद्वानों की भूमि रही है, एक से एक प्रकांड विद्वानों की भूमि रही है, यहाँ एक से एक सूरमा पैदा हुए हैं, और कभी भी मेरा अपना मानना है कि हमें एक दूसरों से सीखना चाहिए। इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने एक फार्मूला तय किया है, वो है हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। आप सभी अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन यहां दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। आज हनुमान की बनने की आवश्यकता है। जिस तरह से हनुमान को कोई शक्ति जगाता था कि हनुमान जी आप परम वीर हो, तब जाकर के वो अपने अहम से वो भरते थे और तब जाकर के शत्रु का संहार करते थे। ठीक उसी तरह से आपको अपने भी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ समाज में जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे बच्चे हैं और बच्चों के माता पिता हैं, विशेष रूप से आज सबसे पहले अभिभावकों में नई चेतना जगाने की जरूरत है। जब अभिभावक ही नहीं जानते कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, देश क्या है, उसकी समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, तो क्या आप समाज में नया चेंजिंग की कभी भी आशा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले एक नए गुरु करने की आवश्यकता है, एक नए अभिभावक करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही ये जो नई कोपलें पैदा होती हैं, ये जो हमारा नया जनरेशन है, ये जो हमारी बहनें जो आज समाज में क्षरण करने का काम कर रही है, वो अपने आप को मॉडल बनने का काम कर रही है और समाज में पूरी अपसंस्कृति का फैलाव कर रही है, और वो कहती है मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। तो इस यहां पर यहीं पर समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आप लोग देश के विभिन्न कोने कोने से आए हुए हैं और अपने आप में एक स्थापित व्यक्ति हैं। आप लोगों में इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। इन्फ्लुएंस कहते हैं दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति वो गुमनाम होता है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं होती, उसको देश और समाज के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं समझता हूं इस समाज में 3 तरह की जाति के लोग हैं, 3 जाति के लोग हैं। एक तरीके से कहा जाए तो 2 ही तरह की जाति है, वो एक स्त्री और एक पुरुष। और दूसरी जाति है, उसमें होता है पहला एलीट क्लास, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के जो व्यक्ति है वो अगर मेहनत नहीं करेंगे सुबह में, तो रात को उनका रोटी नसीब नहीं होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, तो उनको भी देश समाज से कोई लेना देना नहीं होता। उनके पास समय ही नहीं है, वो अपने पेट की भूख के कारण ही परेशान है, इतने निर्धन है, इतने दरिद्र है, इतने अभाव से ग्रस्त है, उनको देश और समाज की कोई चिंता नहीं है। जो सबसे पहला जो एलिट वर्ग है, वो एलिट जो वर्ग है, वो किसी की भी शासन और सत्ता हो, वो अपने पैसे और प्रभाव के कारण हर काम कराने में सक्षम है, उसको भी देश और समाज से लेना देना नहीं। जो संघर्ष कर रहा है वो मिडिल क्लास व्यक्ति है, और आप सभी, मैं समझता हूं कि यहाँ पर से कोई एलिट क्लास से नहीं है, सभी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है। हम सबसे पहले अब अपने गुरुदेव की तरह अपनी वाणी को मोड़ते हुए ले जाना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों से रूबरू करना चाहता हूं। मैंने क्यों कहा कि ये विभिन्न गुरुओं से अलग हैं, और क्या कारण है कि मैं 51 वर्ष का हो चुका हूं, 25 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रहा हूं। बिहार के दरभंगा और मिथिला प्रांत से मैं बिलोंग करता हूं, जहां हमारी माता सीता मैया का जन्म स्थान है मिथिला, और हमारी राजनीतिक कर्मभूमि वही अवध क्षेत्र है, अमेठी, जहां 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन समाज की एक मानसिकता के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। उसी रामायण की चौपाइयां और उसी महाभारत के संदर्भों को जब देखते हुए मैं चौपाल पर बैठ जाया करता था अमेठी में, और विभिन्न चौपालों पर बैठ जाया करता था, चाय की दुकानों पे मैं बैठ जाया करता था, और किसी भी सत्संग में, किसी भी प्रवचन में, किसी भी शादी के समारोह में मैं स्टार्ट हो जाता था अपनी चुनावी कैंपेन के लिए। वहीं पर प्रारंभ हो जाता था, हमारा कैंपेनिंग इस तरह से चलता था। लेकिन मैंने एक समाज की एक नब्ज पढ़ी, और उन लोगों ने ये कहा, बातें तो उनको अच्छी लगी शायद, लेकिन अधिकांशतः व्यक्तियों ने एक ही प्रश्न उठाया, हम का काम मिली,
मतलब हमें क्या मिलेगा? तो आज की जो जनता है वो सबसे बड़ी, वो भी सेल्फिश है। उनको चस्का लग चुका है दारू का, मुर्गे का, पैसे का। वो लोभ की प्रवृत्ति जो है सबसे पहले अटैक करती है उस ईमानदार प्रत्याशियों पर। यहां से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि आप लोग आज भारतीय जवान किसान पार्टी के इस विचार गोष्ठी में आए हुए हैं और हम लोगों ने आपको आमंत्रित करने से पहले हम लोग कई बिंदुओं पर तैयारी कर चुके हैं। आप लोग तो सोचते होंगे कि ये केवल मीटिंग ऐसे है, लेकिन नहीं। समय के हिसाब से, समय, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बहुत लोग जो जिनका अपना स्तर है मानसिक, हर लोगों का अपना अपना अलग स्तर होता है। बौद्धिकता का भी स्तर अलग अलग होता है, चिंतन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन जिसका जो दायित्व है उस दायित्व की कड़ी में मुझे जो दायित्व मिला था वो मिला था कि पार्टी की पॉलिसी कैसे तय की जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे जी ने मुझे वो जिम्मेवारी सौंपी। तो उन्होंने ऐसे और थोड़ा पहला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कुछ जिम्मेवारियां सौंपी थी। उन्होंने ये कहा था, गोपाल जी, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी के जो नीति नियम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो एक डेकोरम है और पार्टी के लिए जो अनुशासन है, उसका सारा कलमबद्ध करने की जिम्मेवारी मैं आपको सौंपता हूं और वो काम आपको करना है एक डेडलाइन के अंतर्गत। नंबर 2, जितने भी पूरे पार्टी का संगठन बन रहा है और जितने भी सारे सीटों पर हो सकता है, एक सीट पर एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन हो, एक उम्मीदवार अपना आवेदन करे, हो सकता है किसी सीट पर 20 उम्मीदवार नॉमिनेशन करें। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट तो एक को ही बनाया जाएगा, उस 20 का कंपटीशन होगा, उसमें सर्वाधिक फिटेस्ट कौन है ये निर्धारण तय किया जाएगा और इसका जो स्क्रीनिंग जो कमिटी बनेगा, वो जो इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू आपको लेना है। यह स्पष्ट इंस्ट्रक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सुनाया था। मुझे उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको कौन सा पद चाहिए, आपका जो अपना अनुभव है वो व्यापक अनुभव है, अब आप बताइए कि इस पार्टी में आपको क्या जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। मैंने कहा मैं अभी कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता, हालांकि पिछले पार्टी में हमारा ये अपना दायित्व था, लेकिन पहले आप मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं मांगने में विश्वास नहीं करता हूं। अगर हमारा कार्य बड़ा होगा तो मैं एक बड़ी रेखा खींचने का मानता रखता हूं और काम करने वाले की पहचान होती है, पद की पहचान नहीं होती। पद आप कितना भी बड़ा ले आइए, लेकिन अगर आपने काम 0 किया है तो उस पद का कोई अहमियत नहीं रह जाता। लेकिन अगर आपने काम किया है और आप अगर किसी पद पर नहीं भी हैं तो आपकी पूछ सब जगह होगी। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा हर जगह होती है, चाहे वो किसी 20 गली के अंदर में भी रहेगा तो उसकी पूछ होगी, उसका इंपॉर्टेंस होगा और उसकी मांग रहेगी हमेशा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिभा का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता रहा, हमेशा शोषण होता रहा है। जिनके पास योग्यता नहीं है वो प्रतिभाशालियों के ऊपर में शासन करना चाहते हैं। राबड़ी देवी इसका जबरदस्त उदाहरण है और तेजस्वी यादव भी इसका उदाहरण है। एक फेल जो विद्यार्थी है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है और जो फेल जो आदमी है वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले एक क्राइटेरिया ये तय होना चाहिए, नेताओं का क्राइटेरिया तय होना चाहिए। जब आईएएस और आईपीएस अफसर बनने के लिए कंपटीशन होता है, साधारण से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो नेता बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन क्यों नहीं तय हो, मैं इसका पक्षधर हूं। बिल्कुल। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के सैनिकों को पेंशन नहीं मिल रहा, वो आज पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आरोपी पेंशन के लिए, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में जो नेता एक बार विधायक थे, विधायक बनने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया या सेवानिवृत्ति उनकी हो गई और उसके बाद वो सांसद बन जाते हैं, तो उनको सांसद का भी पेंशन मिलता है और विधायक का भी पेंशन मिलता है। ये कौन, यानी 2-2 पेंशन, 3-3 पेंशन मिल रहा है। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसको मुख्यमंत्री का भी पेंशन मिलता है। तो इस तरह से 3-3 पेंशन वो उनको मिल रहा है। और ये जो हमारे देश के जो सैनिक हैं
जो देश की सरहदों पर अपना कुर्बानी देते रहते हैं, उनको वो पेंशन नसीब नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बात हक और अधिकार की है, बात उसी बात पर आकर टिकती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो मेरा विनम्र अनुरोध यह है, राजनीति में आने का जो पहला चैप्टर है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से शुरू होता है, और उनके संविधान को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले बहस करने से, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद उसमें उसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उसके साथ है ह्यूमन राइट्स, इसको भी पढ़िए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद जो भारत का सारा संविधान एक तरफ और दूसरी तरफ जो एक कानून है उसका नाम है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट चूंकि टाइम बाउंडेड है, बाकी सारा जो कानून है वो बिल्कुल अनटाइम बाउंडलेस है, इसलिए वो सारे कानून आज पेचीदगियों में पड़े हुए हैं, पैसे और प्रभाव के कारण वर्षों वर्षों से लंबित है। लेकिन एक ही कानून है जो एक महीना में आपको इंसाफ दिला सकता है, वो है सूचना का अधिकार कानून। और सूचना के अधिकार कानून के माध्यम से आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो का भी प्रचार कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। अब वो तरीका मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके क्षेत्र का जो सांसद है, आपके क्षेत्र का जो विधायक है, आपके क्षेत्र का जो मुखिया है, आपके क्षेत्र का जो सरपंच है, आपके क्षेत्र का जो पार्षद है, उन्होंने विकास के मद की कितनी राशि उसके विकास के कोष में आए और क्या क्या डेवलपमेंट का वर्क किया, कितने सड़क बनाए, कितने विद्यालय बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने कम्युनिटी सेंटर बनाए, कितना सड़क बनाया, कितना सिंचाई का वो डैम बनाया, इन सारे चीजों का हिसाब किताब मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि आपके जनता के इसी टैक्स के पैसों से वो कोष बढ़ता है, और उसी कोष से उस राशि, सांसद राशि, निधि राशि और विधायक निधि राशि और पार्षद निधि राशि तय की जाती है। तो इसलिए वास्तव में ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, और इस पैसे की जो हिसाब किताब है वो मांगना आपका हक और अधिकार है। अगर मैं सूचना का अधिकार कार्य करता हूं तो आप भी है, मेरे को जितना अधिकार है उतना आपको भी है। जरूरत उस कानून को जानने की और उस कानून को अपने क्षेत्र की जनता को प्रशिक्षित करने की है। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि पूरे देश भर में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरटीआई सेना। आरटीआई सेना कोई भारतीय सैनिक से के शौर्य से कहीं कम नहीं है। जिस तरह से सेना के सैनिक शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते लड़ते, उसी तरह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पूरे भारत में 150 से ऊपर आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हो चुकी है, और 450 आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर में प्राणघातक हमले हुए हैं, जिसमें से एक गोपाल प्रसाद आपके सामने में खड़ा है। गूगल पर अगर आप सर्च मारेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया हु आर असॉल्टेड, तो उसमें से 450 की लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में पूरे नाम और पते और सारे जिस अखबार में उसकी रिपोर्टिंग छपी है वो सारे लिंक दिया जाएंगे, और उस लिंक में आप देखेंगे तो 24वें 25वें नंबर में गोपाल प्रसाद का भी नाम है। क्योंकि मेरे ऊपर भी प्राणघातक हमले हुए थे, आज भी मैं थ्रेट कॉल्स का सामना करता हूं, आज भी मैं रिवॉल्वर के नोक पर अपनी आरटीआई की कुंद को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अपने बच्चों के पेट काट करके बच्चों के घर के बजट से मैंने उसमें से 8 लाख रुपया अब तक मैं खर्च कर चुका हूं। मेरे रूम का एक किराया, अभी तक मैं किराया जीवी हूं, अभी तक मुझे दिल्ली में जमीन भी नसीब नहीं हुआ, मकान नसीब नहीं हुआ, और किराए की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। तो एक एक्टिविस्ट की जो जिंदगी होती है वो संघर्षों से भरी पड़ी होती है, और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, हमेशा मैं पीड़ितों के पक्ष में खड़ा रहूं। बहुत बढ़िया, हमेशा पीड़ितों के पक्ष में खड़ा रहूं, और यही आपकी पहचान बनेगी। जिस दिन आपने तय कर लिया, हमारे गुरु के गोविंदाचार्य कहते थे, जो जहां है वहीं से आवाज लगा। बिल्कुल बढ़िया, जो जहां है वहीं से आवाज लगा। कोई जरूरत नहीं दिल्ली आने का, कोई जरूरत नहीं है जंतर मंतर आने का, कोई जरूरत नहीं संसद भवन में प्रदर्शन करने का। आप जहां है वहां पर कलेक्ट्रेट के सामने में भी वहां धरना कर सकते हैं, वहां भी ज्ञापन दे सकते हैं, वहां भी किसानों को, वहां भी मजदूरों को, वहां भी महिलाओं को आप गोलबंद कर सकते हैं। वहां की मौलिक समस्या क्या है, आप अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस राजनीति की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंतर्गत में पहला जो पक्ष है वो है बेईमानी, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इसके खिलाफ एकदम खड़ा होइए, और जो पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में खड़ा होइए। उसके लिए हर संभव साधन जुटाने का काम, उसके लिए मैं बिल्कुल साधनहीन व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जिद्दी और जुनूनी व्यक्ति हूं। जो चीज मैं तय कर लेता हूं पीछे मुड़ के नहीं देखता, और मैं हमेशा वो चीज कैसे पूरा हो सकता है इसके ऊपर मैं अपना दिमाग खर्च करता हूं, और आप जैसे जो पावरफुल लोग हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करता हूं।
जो काम जिसके लायक होता है उस काम को वहां से जोड़ देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, वो काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। मेरे 3 बच्चे हैं और वो तीनों शिक्षित अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन और मैं पूर्ण रूपेण अपने आप को समाज सेवा और राजनीति और विशेष रूप से आरटीआई के आंदोलन से अपने आप को जोड़ रखा है। मैं जयप्रकाश नारायण के उस संपूर्ण क्रांति का समर्थक हूं। मैं उसी बिहार के भूमि से आता हूं जिन्होंने चूली हिला दी थी और जिस इंदिरा गांधी को भी घमंड को चूर कर दिया था, और उसी जेपी की क्रांति से उपजे हुए राजनारायण ने इमरजेंसी में के बाद जो है इंदिरा गांधी को हरा दिया था। तो तात्पर्य यह है, आगे आने वाले समय में ये गोपाल प्रसाद ठक्कर दूसरा राजनारायण बनकर करके दिखाएगा, दूसरा कबीर दास के सिद्धांतों के ऊपर में फॉलो करके दिखाएगा। और उसके लिए मैंने तय किया है कि अमेठी से बनारस की ओर हमारी राजनीतिक इस यात्रा को मैं एक पद यात्रा के माध्यम से शुरू करूंगा, और कबीर संदेश यात्रा, उसमें भारत बचाओ और संविधान बचाओ इस नारे के साथ हमारी जनता को खुश करेंगे। हमारे फॉलोअर्स उसी अमेठी में हमारे एक सोनकर जी हैं, महेंद्र सोनकर जी, जो शहीद हो गए, फौजी थे हमारे अमेठी के, हमारे कम्युनिटी से भी आते थे। तो वहां उस फौजी की भूमि से मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करूंगा, जो अमेठी में उनकी स्मारक बनी हुई है उस फौजी की। तो वहां से मैं वो यात्रा प्रारंभ करूंगा और कबीर दास के उस आश्रम से होते हुए, संत कबीर नगर होते हुए बनारस के कबीर चौरा पर अपनी यात्रा को समाप्त करूंगा। एक हमारी यात्रा तो ये प्रारंभ होगी जो कबीर संदेश यात्रा और उस जवान के प्रति डेडिकेटेड होकर के ये मैंने शुरू किया है। अभी हम संत जी के साथ, अभी हम 4 दिनों से हम वहां गए हुए थे वृंदावन, और वृंदावन में जो प्रमुख जो स्थापित संत हैं, जिनकी तूती बोलती है, जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर पूरे भारत में पड़े हुए हैं, हम लोगों को एक एक कार्यकर्ताओं को चुनने की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास लाइन लगा करके लोग खड़े हुए हैं। वैसे संत के यहाँ से आमंत्रण मिला था गुरुदेव को, और गुरुदेव के तुरंत निर्देश पर हम लोग अपना खाना पीना भी यहाँ छोड़ दिए, और तुरंत हम और वीर सिंह भाई और गुरुदेव और साथ में हमारे लालचंद जी, ये चारों सूरमा जो है निकल पड़े, और उस तरह से वहां पर गाय के ऊपर में उन्होंने सत्संग आयोजित किया हुआ था। चूंकि आप लोगों को जानते हैं कि गाय और गंगा सनातन धर्म का इतना इंपॉर्टेंट एक विषय है, जिसके कारण आज आरएसएस और भाजपा का सरकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वास्तव में आरएसएस ने, वास्तव में भाजपा ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उस पर काम नहीं किया, और उसी पर काम करवाने के लिए हमारे जैसा जो एक छोटा सा स्वयंसेवक है, उसने अब आर पार की लड़ाई का संघर्ष छेड़ दिया है। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। संघ को संघ वाले जितना अच्छी तरीके से जानेंगे, बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं। आप केवल ऊपर से देख रहे हैं या मीडिया जो बता रही है वो आप जान रहे हैं। वो अंदर के मीटिंग में किसी बाहर के व्यक्ति को एंट्री देते ही नहीं, यानी बाहर के समाज का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उसमें केवल जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं, जो रेक्टिफाई किए हुए होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको ही भेजा जाता है, इसलिए वो अंदर की पूरी मीटिंग गोपनीय होती है। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं उनके सारे सूत्र और संरचना और विषय की संरचना से मैं अवगत हूं, इसलिए अब प्रश्न पूछने का मैं एक छोटा सा जो हमारा पैशन है, क्योंकि आरटीआई में प्रश्न ही तो पूछना होता है, सरकार से हम प्रश्न पूछते हैं, विभागों से प्रश्न पूछते हैं। अब हमारा प्रश्न उसी संस्था से है जिस संस्था से मैं प्रशिक्षित हुआ था, यानी उसी आरएसएस से, उसी भाजपा से। तो बगावत कोई आदमी तब करता है जब वो देखता है कि जो मुझे सिखाया गया वो तो पूरा ही नहीं हुआ, यानी चिकनी चुपड़ी बातों में दिखा कुछ रहे, कथनी और करनी में जब अंतर समझ में आता है, तब आदमी, कोई भी आदमी बगावत करता है। तो मुझे क्या सिखाया गया? मुझे सिखाया गया चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण। पहले अपना चरित्र का निर्माण करो, और उसके बाद राष्ट्र का निर्माण करो, और उसके बाद परम वैभव की ओर चले जाओ। बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे सिखाया गया जल जंगल जमीन जन और जानवर, उसका संरक्षण। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारा उसी गुरुओं से, उसी आरएसएस के गुरुओं से अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि आपने मुझे गुरुदेव से ये सिखाया था कि जल का संरक्षण करना, जमीन का संरक्षण करना, जल जंगल जमीन जन और जानवर, इसका संरक्षण करना। लेकिन आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सबसे पहले जल का दुरुपयोग कर रही है। जल, हमारा भूजल जो है नीचे चला गया। उसी वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने भी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं R&D करने वाला जिज्ञासु विद्यार्थी हूं। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि कब्र की खुदाई ना कर लूं। तो मैं इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करता हूँ, और मैं जब तक पूरा दस्तावेज, चाहे 1 रुपया लगे या 10,000 रुपया लगे, जब तक पूरी दस्तावेज आप उसका प्रिंट आउट ना निकालूं तब तक मैं पीछा छोड़ता नहीं। तो किसी भी संघ के किसी भी पदाधिकारी से आप मिलेंगे तो एक ही बात कहेंगे, वो कहेंगे विषय क्या है, विषय क्या है, और विषय को जानने के बाद तब जाकर के वो ये कहेंगे कि हाँ ये हमारा विषय नहीं है। तो ये इस तरह की जो बात को कंफ्यूजन करने वाली जो स्थिति है, तो इस स्थिति के लिए अब हम जब उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिए तो यहीं से विचारों का स्पंदन और बहुत दूर तक का वो वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। मैं तो एक ऐसा विद्यार्थी हूँ कि शांत पड़े हुए तालाब में मैं एक कंकर का पत्थर जो है फेंकता हूँ और उसका वाइब्रेशन कितना दूर तक जाता है इसको मैं नोट करता हूँ। तो मैंने देखा, अभी मैंने इसी विषय के ऊपर में मैंने जब अपना व्याख्यान सोशल मीडिया में एक वो निशा झा करके जो पत्रकार हैं, उन्होंने इंटरव्यू मेरा लिया, और आरएसएस और बीजेपी के ऊपर में जब हमारे राम मंदिर के विषय पर जब हमने वो स्पार्किंग किया, आज वो वीडियो 1.5 लाख से ऊपर जा चुका है व्यूअरशिप उसका। हमारे गुरुदेव का तो करोड़ों की संख्या में जा चुका है। आज मैं समझता हूँ कि राम मंदिर के मुद्दों पे संतों में 2 तरह का ये कैटेगराइजेशन हो चुका है, और वो ही ये है कि एक जो धर्म की रक्षा के लिए है, और एक ये जो अधर्म की रक्षा कर रहे हैं और जो अपनी कुर्सी और संपदा और साम्राज्य को की विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। इसका पूरा एक विभक्त हो चुका है, और हमारे जो संत जी हैं वो धर्म की रक्षा के लिए न्याय का शंख बजा चुके हैं, और इनका अपना नारा है कि संत सूरवीर ये जब तक नहीं उठेंगे और इनको जब त्रिज्या नहीं बनाया जाएगा और इनके हाथ में जब तक सत्ता नहीं होगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तो इस कड़ी को मैं इनके बनाए हुए इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आगे के चैप्टर्स का मैंने पूरा सीक्वेंस तैयार किया है। मैं पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार कर चुका हूँ। पार्टी का जो आगे जो पर्चा बनेगा उस पर्चा का पूरा विषय वस्तु मैंने ड्राफ्ट किया है। तो ये वास्तव में सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी थी, लेकिन आज हो क्या रहा है, लिखना कोई नहीं चाहता, पढ़ना कोई नहीं चाहता, इंटरफेयर सब कोई करना चाहता है। तो ये जो मानसिकता है यह उचित नहीं। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग लिखने की भी जो कला है उस पर भी जरा ध्यान देंगे, पढ़ने के ऊपर में भी जरा ध्यान देंगे। अखबार भी पढ़िए, टीवी भी पढ़िए, और अपने पार्टी की जो समस्या है उसको भी लिखिए, कार्यकर्ताओं की जो दिल की बात है उसकी भी बात लिखिए, और तब अपनी बात करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया, कुछ मुद्दे अच्छे बताया, थोड़ा अपन शॉर्ट में बात करके, और भविष्य की योजनाएं क्या है मैं बताऊंगा।